नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन के अंतर्गत पोर्टुगीज को देख चुके हैं, पुर्तगाली को। उसके बाद हमने देखा डच के बारे में, और डच के बाद लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में? ब्रिटिश का एडवेंट कैसे हुआ, इसके बारे में। उसके बाद चौथे नंबर पे जो देश भारत में आता है, यूरोपीय कंट्री जो आती है भारत में, वो डेनिश होता है। डेनिश किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क वाले को। किसको कहते हैं? डेनमार्क वाले को डेनिश कहा जाता है। जिस तरीके से डच किसे कहते हैं, हॉलैंड और नीदरलैंड वाले जो लोग हैं उनको डच कहते हैं, उसी तरीके से डेनिश डेनमार्क वाले को कहा जाता है। तो ये चौथे नंबर पे आने वाली कंपनी है। कौन से नंबर पे आती है ये कंपनी? चौथे नंबर पे ये कंपनी आई है। सबसे पहले पुर्तगाल, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे इंग्लिश और चौथे नंबर पे डेनिश आती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एक पॉइंट, इसका 2-4 पॉइंट है जो आपको बस ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक से कोई और सवाल नहीं पूछा जाता है। वो 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। कौन कौन सा है 2-4 पॉइंट? देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए एज यूजुअल। नहीं करने का मन है तो भी कोई बात नहीं, अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि ये आपको ज्ञान बढ़ाने, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ये हर किसी के लिए, चाहे वो तैयारी कर रहा हो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल के एग्ज़ाम के, और साथ साथ अगर कोई भारतीय हो तो उसे तो ये देखना ही देखना चाहिए कि हम आज जिस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं उसकी आज़ादी कहाँ से लिखना शुरुआत हुई। ठीक है, तो आइए डेनिश के बारे में 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़, जिस तरीके से हर एक देश अपना एक कंपनी स्थापित करता है पूर्व से व्यापार के लिए, उसी तरीके से डेनिश भी अपना ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया। कहाँ, कब किया? 1616 में, 1616 ईस्वी में। अंग्रेज 1600 में किया था, डेनिश 1616 ईस्वी में किया, डच 1602 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये इसकी पहली फैक्ट हो गई। दूसरी चीज़, ये भारत आए तो भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, ये सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो डेनिश का सबसे पहला फैक्ट्री 1620 में, अर्थात कंपनी बनने के 4 साल बाद 1620 में ट्रैंकोबार में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? ट्रैंकोबार में, यह ध्यान रखिएगा। डेनिश की पहली फैक्ट्री, जैसे अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी साउथ में, उसी तरीके से ये ट्रैंकोबार में लगाया गया। और दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर में लगाया गया, बंगाल में। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बंगाल में 5 अलग अलग साइट है। हुगली हो गया, श्रीरामपुर हो गया, चंद्रनगर हो गया, कासिम बाजार हो गया, कलकत्ता हो गया। ये अलग अलग साइट है और हर एक साइट पर अलग अलग देश का आधिपत्य रहता है और उससे सवाल जरूर पूछता है। तो श्रीरामपुर में किसका अधिकार था? अगर से उस समय भी हमने बताया था, डेनिश मतलब देवता, डेनिश देवता और श्री राम, तो राम एक भगवान है, ठीक है ना। तो देव, डेनिश देव, श्री राम। तो ये श्री राम, बंगाल में डेनिश की फैक्ट्री श्रीरामपुर में थी और बाद में मेन सेंटर बना दिया गया था इसे। ठीक है, ये इसके फैक्ट्री से रिलेटेड है। डेनिश की सबसे बड़ी खासियत थी कि व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। इनका मुख्य काम व्यापार करना नहीं था, बल्कि ये अपने ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के उद्देश्य से आए थे। अर्थात इनका आने का उद्देश्य ट्रेड नहीं था, कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं था, बल्कि इनका रिलीजियस उद्देश्य था। यहाँ आने का कौन सा उद्देश्य था? धार्मिक कारण था इनका मुख्य रूप से आने का। ठीक है, ये मेनली रिलीजन के लिए आए थे। और यही चीज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा दिन तक कि ये नहीं रहे, क्योंकि उस समय तो ट्रेड, राजनीति, मिलिट्री पावर, इसी सब की चीज़ें थी, और ये ज़्यादा दिन तक ना रहे, ना ज़्यादा ये सक्सेसफुल हो पाए अपने उस धार्मिक कार्य में। इस कारण 1854 ईस्वी तक के अपना सारा साइट अंग्रेज़ों को बेच करके वापस चले जाते हैं। तो बस एक छोटी सी कहानी थी डेनिश की, इतना ही कहानी है, इतना ही। 2-4 क्वेश्चन आता है, कब स्थापित हुआ, पहली फैक्ट्री कहाँ थी, बंगाल में मेन सेंटर कौन सा था, इसके आने का मेन कारण कौन था, कितने नंबर का कंपनी है, तो चौथे नंबर का कंपनी है। बस ये पूरा का पूरा ऑल अबाउट, दीज आर ऑल अबाउट डेनिश। इससे ज़्यादा आपको किसी भी एग्जाम में डेनिश से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये पूरा का पूरा कहानी। नंबर की कंपनी आती है फ्रांस। 5वें नंबर की कंपनी कौन सी आती है? फ्रांस आती है। अब देखिए, यूरोप है, छोटा सा तो देश है, छोटा सा तो महादेश है यूरोप। 4-5 कंट्री भारत आ गए, तो फ्रांस के अंदर भी ये लालसा हुई
कि भाई ये लोग जा रहे हैं, इतना फ़ायदा कमा रहे हैं, इतना पैसा मिल रहा है इनको, इतना मुनाफा लेकर आ रहा है, क्यों ना हम भी चलें। तो उस समय शासन काल था लुई 14वें का। किसका था? लुई 14वें का, लुई 14th। कई बार एग्जाम में आता है कि जिस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है ना, उस समय शासन किसका था? तो लुई 14वें का। और लुई 14वें के दरबार में एक मंत्री रहता था, आर्थिक मामलों का मंत्री था, जिसका नाम था कोलवर्ट। क्या नाम था? कोलवर्ट। ये बहुत चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था। ये सोचा कि यार हमारे आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो सारे भारत और ईस्ट की तरफ रुख करें व्यापार के लिए, तो क्यों ना हम भी व्यापार के लिए उधर की ओर रुख कर लें और कुछ थोड़ा बहुत हम भी फ़ायदा कमा लें। सारे लोग कर रहे हैं तो बहती गंगा में हाथ धोना क्यों नहीं चाहता है। बस वही इसी नाम पर ये स्टार्ट कर दिया। यद्यपि ये सबसे लेट स्टार्ट किया, ये सबसे लास्ट में इसकी कंपनी 1664 में बनाई गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664, आप समझिए, पुर्तगाल 1498 में ही भारत आ गया, अंग्रेज 1600 में उसकी कंपनी बन गई, 1608 में भारत आ गए, डच 1602 में भारत आ गए, और ये जो है ये फ्रेंच जो है वो 1664 में सबसे लास्ट में एकदम आराम से नींद खुलती है इसकी कि अब चलते हैं भैया। और वही कोलवर्ट जो है वो आर्थिक मामलों का मंत्री होता है, उसी के कोशिश से एक कंपनी बनाई जाती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसे अधिकार दिया जाता है कि आप जाइए और उधर जा कर के व्यापार कीजिए। यद्यपि फ्रांस की जो कंपनी थी, देखिए हर एक कंपनी का एक मुद्दा होता है कि वो किस लिए बनाया जाता है। तो फ्रांस की जो कंपनी थी उसका उद्देश्य व्यापारिक था, पूर्ण रूप से ट्रेड करना था, कॉमर्शियल उसका पूरा का पूरा वाणिज्यिक उद्देश्य था। लेकिन आप देखेंगे बाद में कि 1740 के बाद 1742 के आसपास में इसका जो उद्देश्य है वो अचानक चेंज हो जाता है और साम्राज्यवाद की ओर बढ़ जाता है। 1740 के आसपास में यहाँ पर 1742 में डुप्ले गवर्नर बन के आता है। कौन रहता है? डुप्ले। और डुप्ले की नीतियाँ जो है ना वो फ्रेंच को बहुत, एक तरह से कहिए कि डुप्ले अगर यहाँ पे रहता, उसको हटा दिया गया था बाद में, अगर डुप्ले होता यहाँ पर तो शायद आज जो अंग्रेज का गुणगान करते हैं हम लोग वो शायद कुछ और कहानी होती, ठीक है ना। ये जितनी भी सहायक संधि या जितनी भी आक्रामक नीतियाँ जो अंग्रेजों की बाद में आई थी वो सारी के सारे डुप्ले ऑलरेडी उसको फुलफिल कर चुका था। जो षड्यंत्र, जो फूट डालो और राज करो की कहानी अंग्रेजों से चल रही थी, जो फूट डालो और राज्य करो की नीति अंग्रेज बाद में चलाए थे, वो ऑलरेडी फ्रांस के द्वारा पहले ही चला दिया गया था, ठीक है। सहायक संधि जो हम लोग सुनते हैं कि बेलेजली की सहायक संधि, ठीक है ना, वो ऑलरेडी डुप्ले द्वारा चला लिया गया था। तो शुरू में तो एक वाणिज्यिक उद्देश्य से आते हैं और बाद में यहाँ की स्थिति परिस्थिति को देख करके फ्रेंच भी अपना उद्देश्य को बदल लेते हैं और इनका उद्देश्य साम्राज्यवादी हो जाता है, ठीक है। तो और वही साम्राज्यवादी उद्देश्य होने के कारण, एक तो अंग्रेज थे पहले से यहाँ पर अपने आप को डेवलप कर चुके थे, ब्रिटिशर्स, बाद में फ्रेंच आते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपने आप को सिर्फ व्यापार तक सीमित न रख करके यहाँ के साम्राज्य में अपने आप को क्या करने लगे, अब साम्राज्यवाद की नीति लेकर के आए और यहाँ जगह को लूटना स्टार्ट कर दे, उस पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में लेना स्टार्ट कर दें, राज्य को अपने अंडर कंट्रोल करने लगे। अब जब ये दोनों इस तरीके का रुख रखता है तो दोनों में तो क्या झगड़ा होना लाजमी सा बात है। भारत एक, इसे चाहने वाले अनेक, तो किसी एक को तो जान देना पड़ेगा। वो देखते नहीं है क्या होता है, कई बार होता है ना कि भाई एक कुछ भी एक रहता है और उसे चाहने वाले दो होते हैं, तो किसी एक को तो त्याग करना पड़ता है। ऐश्वर्या राय को देख लो, चाहने वाले दो थे, सलमान खान और अभिषेक बच्चन, अब सलमान खान को त्याग करना पड़ गया, अभिषेक बच्चन के पास में चली गई, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे हो गई, भारत एक था, चाहने वाले अनेक थे, भाई किसी के तो बलि चढ़नी पड़ेगी। और ये तभी शुरू हो जाता है बलि चढ़ने का, क्या पूरा का पूरा कहानी शुरू होता है। और उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है और उस लड़ाई में फाइनली फ्रेंच दब जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो शांत हो जाते हैं चुपचाप। अंग्रेज बोल देता भाई बैठे रह तू, नहीं तो लाठी डंडा और बंदूक से मारेंगे,
और बाद में ये हालत हो जाती है फ्रेंच की कि ये पंगु हो जाते हैं। अर्थात कुछ एक जगह पे फैक्ट्री तो रहती है इनकी, व्यापार करने का छूट मिलता है, लेकिन ना तो किलेबंदी कर पाते हैं बाद में और न ही सैनिक रख पाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से ब्रिटेन के कंट्रोल में आ जाते हैं ये। तो ये इनकी कहानी थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिए। अब आइए देखते हैं फ्रेंच के बारे में, एक एक फैक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बताया कि जब फ्रांस के लोग सोचे कि भाई हमें भी चलना चाहिए भारत के तरफ, उस समय राजा कौन था फ्रांस का? लुई 14वां था। कौन था? लुई 14वां था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसका मंत्री था कोलवर्ट। इसी के तत्वाधान में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया। एक सवाल पूछा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? तो 1664 ईस्वी में। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जिस तरीके से ब्रिटिश का जो कंपनी था वो पूर्ण रूप से एक प्राइवेट कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डच की जो कंपनी थी वो भी शेयर धारक वाला था, ठीक है ना। लेकिन ये जो फ्रांस की कंपनी थी ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट कंट्रोल वाली कंपनी थी। आगे आप देखेंगे कि यही जो गवर्नमेंट कंट्रोल है ना, इसी कारण फ्रांस के हार का एक कारण ये भी जाता है कि फ्रांस के ऊपर पूर्ण रूप से इसके कॉस्टिंग, इसको कितना पैसा मिलेगा, कितना क्या मिलेगा इस कंपनी को, कितना क्या चीज़ मिलना चाहिए, ये पूरा के पूरा गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में था। और ब्रिटेन वाले जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो फ्री थी, उसे गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं था, वो एकदम फ्री काम कर सकती थी। लेकिन इसका कंट्रोल और इसका एक्सपेंस सारा का सारा गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल था। अब गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रहेगा तो आप समझ लीजिए इसके हाथ बंधे, ये अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है और इसका हर्जाना इसको भुगतना पड़ता है कि भारत में जो ये नीति लेकर आया था, भारत के प्रति जो इसकी नीति थी वो सफल नहीं हो पाई और भारत में एक पंगु के समान बैठा रहा और इसके पहरेदार हो गए कौन? अंग्रेज। जब दिल करता लाठी चला देते, जब दिल करता छोड़ देते। ठीक है, तो ये अब एक कंपनी बन गई। तो भारत में कब आई भाई? तो भारत में 4 साल बाद, जैसे डेनिस आए उसी तरीके से भारत में पहली फैक्ट्री जो है अपनी वो कहाँ लगाया? सूरत में। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया? सूरत में। अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत में, 1608 में। और पहली मुगल साम्राज्य के अंदर अस्थायी फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत में। कब? 1613 में। और पश्चिम भारत की पहली फैक्ट्री कौन थी? तो सूरत में, अंग्रेजों के लिए 1613 में। और ये भी फ्रेंच भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया, लेकिन ये कब लगाया? 1668 में। पहली फैक्ट्री जरूर याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री इसकी मसूलीपट्टनम में। आपको याद होगा मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी। ठीक है, ईस्ट में पहली फैक्ट्री ये हो गई इसकी। क्योंकि इसकी भी नीति तो वही थी ना, व्यापार के नाम पर आए, लेकिन बाद में तो नीति इनका धीरे धीरे अपने सबसे पहला तो व्यापार में आने के बाद लोग सोचते हैं कि भाई मेरा सबसे पहला काम ये हो जाए कि कुछ कर से, कुछ टैक्स से, कुछ चुंगी से राहत मिल जाए। फिर ये लोग सोचते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। फिर सोचते हैं कि व्यापार में सिर्फ मेरा ही अधिकार रहे, कोई बाहरी लोग यहाँ पर न रहे, पूरा व्यापार एकाधिकार मुझे मिल जाए। फिर जब ये भी मिल जाता है फिर सोचते हैं क्यों ना अब यहाँ का शासक बन जाया जाए, और लड़ाई करते हैं और क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कभी संतुष्ट नहीं हुए, यूरोपीय कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट बेचारा एक डेनिस ही हुआ। डेनमार्क की जो कंपनी डेनिस थी वही बस संतुष्ट, क्योंकि उनका धर्म से मामला था, व्यापार में फ़ायदे से मतलब ज़्यादा था नहीं, तो इस कारण ये बेचारे शांत रहे और 1854 तक के सब कुछ बेच बाच के चले गए। तो इनकी देखिए पहली फैक्ट्री वेस्ट कोस्ट पे लगा दिए सूरत में, उसके बाद ईस्ट में आ गए, इधर साउथ में आ गए मसूलीपट्टनम में। उसके बाद उधर ही साउथ में एक व्यक्ति होता है मार्टिन नाम का, फ्रैंकोइस मार्टिन नाम का एक फ्रेंच आदमी होता है जो 1673 ईस्वी में पुद्दुचेरी प्राप्त कर लेता है। कहाँ? तो एक शेर खां शासक होता है। कौन होता है? एक शेर खां शासक होता है, उससे यह पुद्दुचेरी प्राप्त कर लेता है। कब प्राप्त कर लेता है? तो 1673 ईस्वी में वो पुद्दुचेरी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए अब ये, और यहीं पर इस पुद्दुचेरी का विकास होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली 1698 में, कब? 1698 में पुद्दुचेरी पर दोबारा डचों का अधिकार हो जाता है। डच इसको जीत लेते हैं
1698 में देखिए 1673 में मार्टिन जो है वो शेर खां एक शासक होता है साउथ का, बलिकोंडपुरम करके एक जगह है, उसका शासक होता है शेर खां लोधी, उससे ये पुदुचेरी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन 1698 ईस्वी में डच इसको जीत लेता है, ठीक है, परंतु ज़्यादा दिन डचों के पास नहीं रहता, बाद में तुरंत फ्रेंच इसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पुदुचेरी पर कवर उनका होने लगता है, और पुदुचेरी देखेंगे बाद में बहुत बड़ा सेंटर हो जाता है फ्रांसीसियों का, और ये भारत के स्वतंत्रता के बाद तक पुदुचेरी में फ्रांसीसी लोग थे। ये फाइनली 1954 में, कब 1954 में भारत को छोड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। उनका सेंटर था पुदुचेरी में, माहे, कराईकल, यनम, ये 3 पुदुचेरी का जगह है, ध्यान रखिएगा, ईस्ट कोस्ट पर और वेस्ट कोस्ट पर दोनों जगह है, ठीक है। तो इसे पुनः छीन लिया गया। कैसे ले लिया गया डचों द्वारा? तो एक विदेश रेजविक की संधि हुई थी, उस रेजविक के संधि के प्रावधान के हिसाब से डच इसको फ्रांस को वापस कर दिए। पुनः देखिए सवाल इस तरीके से आ सकता है कि क्या डचों का कभी अधिकार रहा पुडुचेरी पे? तो हाँ रहा, कब? 1698 में। ऐसे भी सवाल आते हैं यूपीएससी में, स्टेटमेंट में दे देगा कि डच कभी पुडुचेरी पे अधिकार नहीं किए, ठीक है ना, अंग्रेज कभी पुडुचेरी पे अधिकार नहीं किए, और ये स्टेटमेंट में रहेगा। तो क्या सही है या गलत? तो डच के संबंध में हम लोग देख लिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग देख लिए। उसी समय इसकी कहानी बंगाल में भी चलती है, साउथ में तो चल ही रही है, बंगाल में भी मुगल का जो गवर्नर था बंगाल का, ठीक है ना, उससे चंद्रनगर में किला बनाने की अनुमति ले लेता है, चंद्रनगर में किला बनाने की अनुमति ले लेता है, और चंद्रनगर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। कब कर लेता है? 1690 में, ठीक है। और वो जो चंद्रनगर में किला बनाया जाता है, उस किला को कहते हैं फोर्ट ऑरलियंस। क्या कहते हैं उस किला को? फोर्ट ऑरलियंस कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में तो ऐसे पूछने का संभावना कम ही है, लेकिन हो सकता है पूछ ले। तो ये पूरी हो गई आपके ईस्ट की, वेस्ट की, ईस्ट, साउथ की, ईस्ट में भी आ गया, ठीक है ना, पुदुचेरी की कहानी हो गई, ये पूरी की पूरी कहानी हो गई। उसके बाद ये आराम से व्यापार करते रहते हैं। अब चूंकि एक सरकारी कंपनी था ना, तो सरकारी कंपनी के पास ना तो ज़्यादा संसाधन होते हैं, ना ज़्यादा ताकत होती है, तो इस कारण ये धीरे धीरे इसकी स्थिति डगमगाने लगी, और डगमगाते डगमगाते ये 1700 के बाद ना इसकी और खस्ता हाल हो गया। और इसी समय हॉलैंड के साथ इसका युद्ध भी हो रहा था फ्रांस का। 1600, आपको पता होगा 1672 से 1713-14 तक हॉलैंड के साथ युद्ध चला। अब इस काल में हॉलैंड के साथ युद्ध चला, भारत में जो कंपनी काम कर रही है वो पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी है, तो इसका हालत जो वो तो खस्ता होना ही होना है, ठीक है। तो इसकी हालत हो गई थी खस्ता। इस कारण 1720 में इस कंपनी का पुनर्गठन किया जाता है, इसको दोबारा ताकत इसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है, इसका रीस्ट्रक्चर किया जाता है, और 1720 के बाद इसको पैसा भी दिया जाता है और ताकत भी दिया जाता है, इसके पास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एक पर एक ये अपनी ताकत बढ़ाने लगता है, और 1721 में क्या जीत लेता है? तो आपका मॉरिशस जीत लेता है। 1721 में मॉरिशस पे कब्जा हो जाता है। उसके बाद तुरंत 1725 में मालाबार कोस्ट पे कब्जा कर लेता है। 1739 में कारीकल पे कब्जा कर लेता है। तो आप देख रहे हैं 1720 के बाद ये लगातार जीतते जाता है, और इसकी शक्ति बेतहाशा वृद्धि होते जाती है शक्तियों में। अब ये देख करके अंग्रेजों को चैन भी तो नहीं आएगा ना, ये देख करके अंग्रेज को चैन भी तो नहीं आएगा। अब ये 1739 तक के ठीक है भाई, तुम करते रहो। और उसी समय जब 1739 की कहानी इधर ख़त्म होती है, तब तक 1740 से लेकर के 1765 तक के, पता है क्या, यहाँ पे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में, कि इनकी लड़ाई यूरोप में भी होते रहती थी, अमेरिका में भी होते रहती थी। जहाँ जहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी थे ना, वहाँ वहाँ ये आपस में लड़ते रहते थे। और अगर एक जगह इनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो बाकी जितने जगह या साथ में, जैसे अमेरिका में मान ले कि ये हैं, और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ाई हो गई, तो भारत में भी इनकी लड़ाई ऑटोमेटिक शुरू हो जाती थी। तो इस तरीके से इनका युद्ध 1740 से लेके 1765 तक के इनका युद्ध चलते रहा। और इस बीच में बारी बारी से 3 युद्ध हुए,
बारी बारी से कितने युद्ध हुए? 1740 से लेकर 1765 तक के अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 3 युद्ध हुए, टोटल 3 युद्ध हुए। और एक युद्ध का कारण क्या था? तो वही कारण था ट्रेड मोनोपोली होना चाहिए। अब भाई यहाँ के साम्राज्य, यहाँ पर हमें अधिकार करना है, यहाँ पे इस टेरिटरी को हमें पाना है। ट्रेड मोनोपोली, व्यापार का एकाधिकार और क्षेत्र जीतने का जो जज्बा था ना, जो जुनून था, ये फ्रेंच को ले डूबा। ठीक है, ये फ्रेंच को क्या कर लिया? ले डूबा। आपको पता है कि पहले शुरुआत के दिनों में ये 1700 के पहले तक के ये सिर्फ ट्रेड के नाम से आए थे और ट्रेड ही कर रहे थे। लेकिन एक घटना घटती है, और वो घटना क्या घटती है कि 1742 में डुप्ले नाम का एक गवर्नर आता है। डुप्ले नाम का एक गवर्नर आता है, फ्रांसीसी गवर्नर, और इसकी नीति ही होती है साम्राज्यवादी। उसकी नीति क्या होती है? साम्राज्यवादी नीति होती है। अब उसके साम्राज्यवादी नीति के कारण, अंग्रेज तो ऑलरेडी साम्राज्यवादी नीति के धरोहर थे वो, एक तरह से कहिए, और फ्रांस के गवर्नर भी आ जाते हैं, उनका भी साम्राज्यवाद की नीति होती है। अब ये दोनों के साम्राज्यवादी नीति के कारण दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट हो जाता है, बैटल स्टार्ट हो जाता है। और उस बैटल की आपको एक बड़ी खासियत बताते हैं। उस बैटल की पृष्ठभूमि भारतीय कारण होता है। ऐसा नहीं कि उस बैटल की पृष्ठभूमि कोई और होता है, बल्कि भारत में ऐसा माहौल पैदा किया जाता है, और उनको मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरह से उनको मौका दिया जा रहा है कि आइए आप हमारे राजनीति में हस्तक्षेप कीजिए, हमारे लड़ाई का आप मज़ा लीजिए, और हम आपको मज़ा लेने का पैसा देंगे, जगह देंगे, टेरिटरी देंगे, आपको पावर देंगे। ये चीज़ें होने लगती है, क्योंकि अब यहीं पर जो इनके बीच में 1740 से लेकर 65 तक जो 3 लड़ाइयाँ हुई, इस लड़ाई को एंग्लो फ्रेंच वार तो कहा ही जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक प्रसिद्ध नाम है कर्नाटक युद्ध। क्या नाम है? कर्नाटक युद्ध। इसको एंग्लो फ्रेंच वार बहुत कम कहा जाता है, इसे कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पृष्ठभूमि में कर्नाटक था और इसके साथ साथ हैदराबाद था। तो ये जो इन दोनों को जो देखिए, अंग्रेज भारत में ऐसे ही नहीं आए। कई जगह पर अंग्रेजों के भारत आने का 2 कारण बताया जाता है, 2 चीज़ बताया जाता है। एक तो बताया जाता है कि ये संयोगवश ऐसा हो गया। इतिहासकार 2 तथ्यों पे बात करते हैं। एक पक्ष जो है वो बोलता है कि भाई अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए ही आए थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई कि ये न चाहते हुए भी राजनीति का हिस्सा बन गए और भारत में राजनीतिक आधिपत्य जमाने लगे। इसे संयोगवश कहते हैं कि बस हो गया भाई, हम करना नहीं चाहते थे, बस हो गया। और दूसरा पक्ष जो है इतिहासकार का, वो बोलता है कि नहीं, अंग्रेज एक प्लान्ड होकर के आए थे, प्री प्लानिंग करके आए थे कि भारत पे हमको अधिकार करना है, कब्जा करना है। तो ये 2 चीज़ें होती है। पर आप यहाँ पर इस कर्नाटक वार को आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये प्री प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ये संयोगवश हो गई। भारत के नवाब, भारत के शासक कहते हैं कि भाई तुम आओ और हमारे राजनीति में हस्तक्षेप। अरे क्या ज़रूरत है भाई, हम 2 भाई लड़ रहे हैं, अगर हम 2 भाई लड़ रहे हैं तो भाई हम दोनों आपस में समझ लेना, किसी तीसरे आदमी को क्यों इंटर करने दे रहे हो। और जब आप तीसरे आदमी को वो बचपन में सारे लोग पढ़े होंगे कि 2 बिल्ली आपस में लड़ रही थी, एक रोटी मिला, 2 बिल्ली आपस में लड़ने लगी। कि क्या लड़ने लगी कि भाई इसको कैसे खाएंगे। तो एक बिल्ली रोटी को तोड़ा, दूसरे बिल्ली को दिया कि लो आधा तुम खाओ आधा हम खाए। अब दूसरा बिल्ली चलाक बोला नहीं, मेरा टुकड़ा थोड़ा सा कम है, तेरा टुकड़ा थोड़ा ज़्यादा है। अब दोनों में हो गई लड़ाई। बंदर एक बहुत प्यार से देख रहा था वहाँ पे, बोला अच्छा। तो ये दोनों बिल्ली जाकर के उस बंदर से रिक्वेस्ट किए, बोले कि सर एक काम करो यार, आप हम दोनों के बीच में समझौता करवा दो, ठीक है ना, बराबर बराबर बांट के दे दो। बंदर बोला अच्छा बिल्कुल सही बात है, हम बांट कर दे देंगे तुमको, आ जाओ, कहाँ है रोटी, रोटी लाओ। बंदर देखा कि हाँ यार, एक रोटी का तो टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा है और एक रोटी का टुकड़ा छोटा है। वो क्या किया, बिल्ली को बोला कि ठीक है, बड़े वाले टुकड़े में से जितना ज़्यादा है ना उसको तोड़ करके हम हटा देते हैं और हम खा लेते हैं, बराबर बराबर हो जाएगा। बोला एकदम सही, ठीक। वो बड़े वाले टुकड़े में से थोड़ा सा लेकर के खा लिया, अब देने लगा। तो अब दूसरा बिल्ली, जो पहला बिल्ली था, वो बोला कि अरे ये ज़्यादा छोटा हो गया, अब तुम्हारा वाला बड़ा हो गया।
ऐसे करते करते कभी इसमें काट ले, कभी इसमें काट ले, लास्ट में ऐसा हुआ कि दोनों बिल्ली को एक दाना भी रोटी नहीं मिला, पूरा का पूरा बंदर खा गया। इस कहानी से क्या सीख मिली? और यही सेम कहानी भारत के बीच में होने वाला है। और इसकी स्टार्टिंग जो है वो यही कर्नाटक वार से होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये आप देखेंगे कर्नाटक वार में, पहली जो कर्नाटक वार आती है उसकी एक बहुत बड़ी आउटपुट आता है। पहले कर्नाटक वार में कोई जीतता या हारता नहीं है, ऐसा नहीं कि अंग्रेज जीत गए या फ्रांसीसी जीत गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इक्वल स्थिति हो जाती है, दोनों का समान है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आती है, ये बात आती है कि भाई भारतीय राजा में, भारतीय शासक में बहुत कमजोरी है और बहुत सारा लूप होल है जहां से यूरोपियन कंट्री आराम से भारत के राजनीति में हिस्सा ले सकती है और उसमें घुस सकती है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ये प्रथम कर्नाटक वार के बाद ये इस तरीके का चीज नजर आता है, ठीक है। तो यहां पर किसी को लाभ नहीं होता है, लेकिन भारत के राजाओं की कमजोरियां जो है ना वो सामने आ जाती है। ये समझ में आ जाता है कि भारत के राजा कुछ नहीं कर सकते, यूरोपीय सेना से, यूरोपीय लोगों से स्पष्ट रूप से एकदम कमजोर है, ठीक है ना। उनके पास जल सेना की तो कोई शक्ति ही नहीं है और साथ में थल सेना भी उनका कमजोर है। और जैसे ही एक बार ये चीज को समझ लेते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो बस जिस काम के लिए आए थे उस काम में लग जाते हैं और फूट डालो शासन करो की नीति स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जब उनको लगा कि यहाँ का राजा हमसे मजबूत है तो वहाँ के किसी मंत्री को, ठीक है ना, उसे किसी सहयोगी को पैसे का प्रलोभन देकर, कुछ भी देकर के उसे अपने तरफ मिला लेते थे, उसका सारा भेद जान लेते थे। और क्योंकि अगर रामायण नहीं होती अगर विभीषण नहीं होते, क्योंकि रावण का भेद कि नाभि में ही उसका प्राण है, ये जब तक विभीषण राम को बताते नहीं तब तक रामायण खत्म नहीं होती, ठीक है ना। तो वही भेद अपने लोग बताने लगे, किसको? अंग्रेजों को। और यहीं ये जो फूट डालने वाली कहानी होने लगी ना, यहीं से धीरे धीरे हमारा साम्राज्य खत्म होने लगा। तो हमने देख लिया कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 3 लड़ाई हुई और ये तीनों लड़ाई मुख्य रूप से केंद्रित था कर्नाटक पर और कहां? हैदराबाद पर। कर्नाटक पर और कहां? हैदराबाद पर। इसके बैकग्राउंड में कौन कौन था? कर्नाटक और हैदराबाद इसके बैकग्राउंड में था। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां कर्नाटक और हैदराबाद की ही ऐसी उत्पन्न हुई थी कि जिसके कारण वो पूरा का पूरा युद्ध हुआ था, ठीक है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ। अच्छी कहानी है, क्योंकि वक्त होता है 1748 का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम को बाद में चर्चा करूंगा, पहले द्वितीय कर्नाटक। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी इसकी। 1748 में हैदराबाद का जो नवाब रहता है ना, जिसको निजाम कहते हैं, ठीक है ना, वो मर जाता है, उसके देहांत हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे नवाब के लिए, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई छा जाता है। और यही कहानी होती है कहाँ? कर्नाटका में भी। कर्नाटका में भी नवाब मर जाता है, उसके बाद 2 लोगों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है और उन दोनों में हैदराबाद के 2 गुट और कर्नाटक के 2 गुट, इन दोनों में एक को सपोर्ट करता है अंग्रेज, एक को सपोर्ट करता है फ्रेंच। शुरू में फ्रेंच का पलड़ा भारी रहता है, बाद में धीरे धीरे फ्रेंच अपना आधिपत्य खोते जाता है और ब्रिटिश जीत जाते हैं। तो इस पूरे कहानी को अच्छे से फैक्ट, क्योंकि देखिए अगर याद करना है तो याद करने के लिए फैक्ट बस इतना है, आपको हम बता देते हैं। याद करने के लिए इसमें फैक्ट बस इतना है कि पहला कर्नाटक का युद्ध 1740 से लेकर के 48 तक हुआ। 48 में पांडिचेरी की, एक्सला सैपल की संधि होती है। 1748 में एक्सला सैपल की संधि होती है और इस युद्ध को खत्म कर दिया जाता है। ये कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया। पहले कर्नाटक युद्ध में बस इतना फैक्ट आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। दूसरे कर्नाटक युद्ध में आपको फैक्ट ये याद रखना है कि दूसरे कर्नाटक युद्ध में आपको फैक्ट बस इतना याद रखना है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया।
इसकी अवधि 1751 से लेकर के 1755 थी। ठीक है, 1751 से लेकर के 1755 तक की इसकी अवधि थी। और बाद में पेरिस की संधि हो जाती है। कौन सी हो जाती है? पेरिस की संधि हो जाती है, सॉरी पांडिचेरी की, पेरिस नहीं, पांडिचेरी की संधि हो जाती है। और उस संधि में ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। पांडिचेरी की संधि कब होता है? 1755 में, उसमें समाप्त हो जाता है। ठीक है, खत्म हो गया कहानी। इसमें भी एक दूसरे का जीता हुआ प्रदेश आपस में वापस कर दिया जाता है, ना कोई जीता ना कोई हारा। तीसरी जो कर्नाटक युद्ध है वो स्टार्ट होती है 1758 से लेकर के 1773 तक के, 63 तक, सॉरी 63 तक। इसे ध्यान रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। क्योंकि ये 7 वर्षों तक के ये चला था। ठीक है, क्योंकि ये फाइनली 56 तक के जाता है, ये 13 तक है। एक किताब में आप देखेंगे, इसमें क्या राजीव अहिर की बुक को देखेंगे, उसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन ये फाइनली जो टोटल युद्ध है ये चला जाता है कहाँ तक? 56 तक के। तो इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्रांस हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, भारत से उनका वर्चस्व खत्म हो जाता है, भारत में सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बन के रह जाते हैं। तो बस आपको याद बस इतना ही करना है। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड, अगर भारत का इतिहास समझना चाहते हैं तो इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड आपको समझना होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहीं से आपके आधुनिक भारत के इतिहास की नींव पड़ती है कि क्यों हम हारते गए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। कल हम लोग आएंगे 3 जो एंग्लो फ्रेंच वार हुआ है, कर्नाटिक वार जिसे कहते हैं, उसे लेकर करके उसके बारे में आएंगे। ठीक है, और उसे हम लोग आराम से पढ़ेंगे, तीनों को एक एक करके समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कर्नाटक वार आएगा। कर्नाटक वार में आपको एक और चीज़ बताते हैं, कर्नाटक वार में जीतने के बाद अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ते जाती है और उसके बाद बढ़ते हुए बंगाल में पहुंच जाता है। प्लासी का युद्ध होता है 1756 तक, आप देख रहे हैं 1756 तक फ्रांस का सफाया कर देता है, बोला भैया अब तो भारत हमारा है। ठीक है ना, अब भारत को जैसे यूज करना होगा मैं करूँगा। साउथ उनके कंट्रोल में आ जाता है, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, मैसूर तो नहीं कर सकते, सॉरी मैसूर तो बाद में, बहुत बाद में आया है। ठीक है ना, वो तो 1780 के बाद आया है वो मैसूर। ठीक है ना, तो वो साउथ का बहुत सारा पार्ट इनके कंट्रोल में आ जाता है। 1756 के बाद तुरंत बंगाल की ओर रुख कर लेते हैं और 1757 1764 तक बंगाल को अपने कवर में ले लेते हैं। फिर मराठा, ठीक है ना, मैसूर, ये सबको धीरे धीरे जीतते चले जाते हैं, उनकी जीत का सिलसिला स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो में अगर आप सिर्फ खोजेंगे कि फैक्ट हो लूसेंट जैसा तो वो नहीं मिलेगा। हम अपने वीडियो को एक कहानी का रूप देते हैं जिसमें आपको एक इंटरेस्ट आए और इतिहास को एक कहानी के रूप में पढ़ें। अगर आप मैं 100 शब्द बोलूँगा तो उसमें मुश्किल से 10 फैक्ट होंगे और उस 10 फैक्ट को याद करना आपके लिए बहुत आसान होगा। और अगर मैं 100 शब्द बोलूं और 100 में 90 शब्द अगर फैक्ट हो तो आपको याद करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हमारे इतना बोलने का, मैं पागल नहीं हूं जो इतना बोलता हूं, बोलने का कारण यही है कि आपको एक कहानी में फैक्ट याद करवा दें, एक कहानी में फैक्ट याद करवा दें। ज़्यादा आप कहानी सुनेंगे तो फैक्ट याद करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी। अगर चीज़ों को आप समझने लगेंगे तो फैक्ट आसानी से याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।